बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रबी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 9। रिव्यू एक्सरसाइज 9 हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शंस। हर क्वेश्चन के आगे 4 ऑप्शंस हैं। इन ईच केस सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला है अ स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट इट हैज़। स्फीयर जो 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट है इट हैज़, ये आपकी पीछे आंसर दिया गलत है, ये नहीं है। 0 सरफेस नहीं हो सकती, सरफेस उसकी एक होती है। 1 सरफेस 0 एज एंड 0 वर्टिसेस। अब देखें ये एक स्फीयर है, ये जो पूरी एक इसकी राउंड सरफेस है, तो राउंड सरफेस ये है इसकी सरफेस है, तो स्फीयर बना 0 सरफेस का मतलब कि मौजूद ही नहीं है, तो इसकी 1 सरफेस होती है और एज इसका कोई नहीं है और वर्टेक्स भी कोई नहीं है, तो सरफेस 1 है। ये वाला आंसर इसका ठीक होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं। अ क्यूबॉइड हैज़ 6 फेसेस। क्यूबॉइड की 6 फेसेस होती हैं। अब आप ये माचिस भी एक क्यूबॉइड है, इसकी 6 फेसेस है, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद अगला क्वेश्चन है थर्ड। अ हेमीस्फीयर हैज़ 1 एज। हेमीस्फीयर के कितने एज होते हैं? ये एक हेमीस्फीयर है, यानी एक स्फीयर को आधा किया हुआ, बॉल को आधा किया हुआ। ये भी गोल ही होगा लेकिन यहाँ थोड़ा चिपटा है, तो ये वाला इसका एज होता है, ये गोलाई इसका एक एज होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है द 2 लाइन दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। 2 लाइनें जो कभी भी नहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती उन्हें पैरेलल लाइन्स कहते हैं। ये देखिए हमने पैरेलल लाइन्स के बारे में पढ़ा। 2 और मोर लाइन्स विच एक्सटेंड इन सेम डायरेक्शन एंड रिमेन द सेम डिस्टेंस अपार्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। के एक ही सिमत में वो बढ़ती हैं और एक ही फासले पर रहती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी सीधा जाती हैं, तो ये पैरेलल लाइन्स होती हैं। और जो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं इस तरह, वो कौन सी लाइनें होती हैं? वो फिर पैरेलल नहीं होती, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। अब परपेंडिकुलर, अगला है परपेंडिकुलर लाइन ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल ऑफ 90। जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनके द्वारा 90 का एंगल होता है। आपको मैंने बताया था ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये देख लें, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल भी 90 का है, ये एंगल भी 90 का, ये एंगल भी 90 का, ये वाला एंगल भी इनका 90 का है। अब नेक्स्ट है अ पॉइंट वेयर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड। जिस पॉइंट पे दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। अब देखें ये 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, ये वाला इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये लाइनें इनको भी आगे बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे जाके एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। ये लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये भी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी कर रही हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये परपेंडिकुलर लाइन भी इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, ये वाला इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब अगला है अ लाइन दैट पासिस थ्रू 2 और मोर पैरेलल लाइन्स। एक लाइन जो है ये 2 या 2 से पैरेलल लाइन्स में से गुजरे एट अ डिस्टेंस पॉइंट, फासले पे 2 पॉइंटों के, उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। 7 वाला आपको पहले ही मैंने बताया था, एक्सरसाइज 9.2 से पहले मैंने आपको बताया था ट्रांसवर्सल के बारे में। ये देखें ये 2 लाइन्स हैं और ये ट्रांसवर्सल इनके ऊपर से गुजर रहा है। अ लाइन दैट पासिस थ्रू 2 और मोर लाइन्स, ये लाइन जो इन 2 लाइनों के अंदर से गुजर रही है एट 2 डिस्टेंट पॉइंट, 2 पॉइंट, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, दोनों फासले पे मौजूद है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। इन पॉइंट के ऊपर से ये इन 2 लाइनों में से गुजर रही है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, और ये दोनों पॉइंट फासले पे मौजूद है, यानी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फासला है। इसको ट्रांसवर्सल, इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब 8th है
If the value of largest angle made by intersecting lines is 120, then the value of its opposite angle will be, वो भी 120 ही होगी। यानी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हैं उनसे 120 का एंगल मान रहा है, तो उनसे ऑपोजिट एंगल क्या। 9.2 से पहले मैंने आपको बताया था ये दो लाइंस हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ए बी और सी डी, और इनसे एंगल मान रहा है ए बी सी डी। तो बी और सी ऑपोजिट एंगल हैं, ये भी बराबर होंगे, और ए और डी ऑपोजिट एंगल्स हैं, वो भी बराबर हैं। तो ये देख लो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये नीचे भी लिखा हुआ है कि एंगल ए एंड डी जो है ये ऑपोजिट एंगल है, और बी और सी और ये दोनों एक दूसरे बराबर है। अगर ये एंगल 120 का है तो ये भी 120 का ही होगा, अगर ये एंगल 120 का है तो ये भी 120 का ही होगा, और ये 30 का तो ये भी 30 का ही होगा। अब नेक्स्ट है लाइन दैट डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट इनटू टू आइडेंटिकल पीसेस इज कॉल्ड मिरर लाइन। ये देखिए आपको मैंने पहले भी बताया था। अब यहाँ पे अगर मिरर रख लें आप तो देखें मिरर के अंदर भी वही चीज़ आपको नज़र आ रही है, जो ये डिज़ाइन है वही मिरर के अंदर नज़र आ रहा है आपको। थोड़ा पीछे कर लेते हैं, ये देख लें। तो इसको अगर हटा दें तो जैसे मिरर में भी वही चीज़ नज़र आ रही है जो यहाँ पे है, तो आप मिरर को हटा दें तो वैसे भी ये इधर वही चीज़ नज़र आ रही है। अगर मिरर होगा फिर भी ये ऐसे ही नज़र आएगा, मिरर हटा दिया तो फिर भी। मिरर का मतलब कि जो चीज़ इस लाइन से इस तरफ है वही उधर है, तो ये एक जैसे हिस्से हैं दोनों। तो दरम्यान में जो लाइन है इसे लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब इस तरह ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, और यूँ रखें तो इधर साइड वाला डिज़ाइन भी सेम है, ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे मिरर लाइन भी कहते हैं। ये देखें एक शेप है, इसके हम बाउंड्री लगा लेते हैं। यानी ये वाला जो है ना इसका एंड इसके ऊपर कोई निशान नहीं लगा लेते हैं। जब ये दोबारा इसका मतलब पूरा चक्कर हो जाएगा तो फिर दोबारा यही वाला एंड इधर आ जाएगा। अब हम इसे घुमाना शुरू करते हैं। देखें पहले ये एक बार इस तरह की हमें नज़र आई है, अब इसे घुमाते हैं। अब देखो दूसरी बार फिर वैसी नज़र आ गई, दूसरी बार नज़र आई है। अब ये वही जिधर हम निशान लगा था ओरिजिनल शेप में आ गई। यानी ओरिजिनल शेप में आने से बाद दो बार हमें इसी तरह नज़र आई है। तो जो 2 है ये एक रेक्टेंगल है, इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 है। यानी पूरा चक्कर किसी चीज़ को हम दें और वो अपनी असल शेप में जितनी बार नज़र आएगी वो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री को हम ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स टुक प्लेस सेम इन फुल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। अब आगे है डेफिनेशन, डिफाइन द फॉलोइंग पैरेलल लाइंस। पहली डेफिनेशन है पैरेलल लाइंस, देखते हैं। अब देखें क्या है पैरेलल लाइंस, 2 और मोर लाइंस विच एक्सटेंड इन द सेम डायरेक्शन। 2 या 2 से ज़्यादा लाइन जो एक ही डायरेक्शन में एक ही सिमत में बढ़ रही हों, एंड रिमेन द सेम डिस्टेंस अपार्ट, कि एक जैसा डिस्टेंस। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही डिस्टेंस होगा। हम देख लेते हैं कितना है। ये देख लें इन दो लाइनों के दरमियान डिस्टेंस है 1.2 है। तो यहाँ पे 1.2 है, यहाँ पे 1.2 है, यानी हर जगह एक जैसा ही डिस्टेंस होगा। तो इन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइन। ये भी दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये भी पैरेलल लाइंस हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉन पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम नॉन पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। अब देखें इंटरसेक्टिंग लाइंस, आपसे इंटरसेक्टिंग लाइंस की कोई डेफिनेशन पूछे फिर भी यही लिखनी है, नॉन पैरेलल लाइंस की पूछे फिर भी यही आपने लिखनी है। 2 लाइन्स दैट आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट। 2 लाइनें हैं वो सिंगल पॉइंट यानी इस पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों इस पॉइंट पे सिंगल यानी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं।
आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये दोनों भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। द पॉइंट वेयर दीज लाइन्स इंटरसेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे, इसको भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है परपेंडिकुलर लाइन्स। अब देखें परपेंडिकुलर लाइन्स, ये दो परपेंडिकुलर लाइन्स हैं। टू लाइन्स दैट मीट और इंटरसेक्ट, दो लाइनें जो मिलें या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ईच अदर, एक दूसरे को एट राइट एंगल, राइट एंगल भी 90 के एंगल पे। ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का, आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। उन्हें परपेंडिकुलर लाइन्स कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसवर्सल। इसके लिए आपने ये वाली डायग्राम बना देनी है, ये नहीं लिखना इंटीरियर एंगल, ये डायग्राम बना के पूरी और नीचे ट्रांसवर्सल लिख देना। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? अ लाइन दैट पासिस थ्रू टू और मोर लाइंस। एक लाइन है जो दो लाइनों, इन दो लाइनों में से गुजर रही है, इससे ज़्यादा से भी वो गुजर सकती है। एट टू डिस्टेंट पॉइंट, दो पॉइंट्स पे, किस पॉइंट पे, किस पॉइंट से, और ये दोनों पॉइंट जो फासले पे वाक़ हैं, डिस्टेंट है यानी उनके दरमियान फासला है, इस कॉल ट्रांसवर्सल। इस लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। अ लाइन पी क्यू, ये लाइन पी क्यू है, पासिंग थ्रू द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ये दो पैरेलल लाइंस है ए बी और सी डी, इनके अंदर से गुजर रही है। द लाइन पी क्यू इज़ ट्रांसवर्सल, ये पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है। इतना आपने लिखना है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या है वर्टिकली ऑपोजिट? ये आपने डायग्राम बनानी है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये इक्वल होते हैं एक दूसरे। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये दो लाइनें हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। देन द ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड, उस वक्त ऑपोजिट एंगल बनते हैं। ये और ये ऑपोजिट एंगल हैं, ये और ये भी ऑपोजिट एंगल हैं। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, यहाँ पे बन रहे हैं, देखना ये ए बी सी डी सारे इसी पॉइंट पे बन रहे हैं। दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इन चारों एंगल्स को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। एक जो जोड़ा होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का, वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे ए और डी दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये वाला और ये वाला, ए और डी, तो ये आपस में बराबर है, ए इज इक्वल टू डी। इसी तरह बी और सी जो है ये ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, बी और सी भी आपस में बराबर हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है सिमेट्री, फिर रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, फिर रोटेशनल सिमेट्री। सबसे पहले सिमेट्री। वन शेप इज़ आइडेंटिकल टू द अदर शेप। एक शेप दूसरी शेप जैसी बिल्कुल होती है। व्हेन इट इज़ मूव्ड, जब उसे मूव करें, रोटेट का मतलब घुमाएं, जैसे अभी हमने रोटेट किया था, और फ्लिप्ड या पलटा दें, तो इसे सिमेट्री कहते हैं। अभी मैंने एक मिरर लिया था, उसको आपने घुमाया था। टाइप्स ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री की दो टाइप्स होती हैं, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री। ये देखें, ये है रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, यानी रिफ्लेक्शन इस चीज़ का आपको जैसी आपकी डिज़ाइन है वैसा ही अंदर नज़र आ रहा है, रिफ्लेक्शन। और ये वाली जो है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री हो गई। अब जब इस तरह घुमा के हम देखते हैं, अभी हमने देखा था कितनी बार ये सेम नज़र आ रहा है, हमने देखा 2 बार नज़र आ रहा है, ये रोटेशनल सिमेट्री थी। अब रिफ्लेक्टिव सिमेट्री में क्या होता है, जैसे मिरर की तरह ये दो तरफ एक जैसा डिज़ाइन आ जाता है। इफ़ अ शेप और पैटर्न इज़ रिफ्लेक्टेड इन अ मिरर लाइन, मिरर लाइन में वो रिफ्लेक्ट होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री से कहते हैं। देन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। अब देख लें, ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। ये वाली जो मिरर लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके दोनों तरफ एक जैसा ही डिज़ाइन है। अब मिरर में भी देखें तो दूसरा वैसा ही डिज़ाइन है। इसकी एक ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको मिरर लाइन कहते हैं। इस तरह भी वैसा डिज़ाइन है, इस तरह भी वैसा ही डिज़ाइन है। अब उसके बाद है लाइन ऑफ सिमेट्री, वही जो आपको पहले ही बता दिया। अ लाइन दैट डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट इनटू 2 आइडेंटिकल पीसेस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको बता दिया, इसको मिरर लाइन भी कहते हैं। अ रोटेशनल सिमेट्री, इफ़ अ शेप इज़ रोटेटेड अबाउट अ पॉइंट टू एन अदर पोजिशन, एक जो शेप है उसे किसी पॉइंट के इर्द गिर्द किसी और पोजिशन में हम घुमा के लेके जाएं,
एंड स्टिल लुक्स द सेम, और वैसे ही नज़र आए, देन द शेप हैज़ रोटेशनल सिमेट्री, तो शेप के अंदर रोटेशनल सिमेट्री होगी। जैसे ये मिरर मैंने रखा था आपके सामने, इसको हमने घुमाना शुरू किया, पहले भी ऐसा नज़र आ रहा था, अब देख घुमाते जाएं, यहाँ पे एक पॉइंट है उसके इर्द गिर्द घुमाते जा रहे हैं हम, घुमाते जा रहे हैं, ये देख लें दूसरी बार फिर वैसा ही नज़र आया, फिर घुमा के इसकी असल पोजीशन में ले गए, अब देख 2 बार ये वैसे ही नज़र आया, यानी ये इधर कोई पॉइंट था उसके गिर्द हम घुमा रहे थे, तो इसमें ये 2 बार अपनी इसी शेप में नज़र, इसका ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री 2 है और इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री 1 हो तो उसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। जैसे पी लेटर है, उसको घुमाते जाएंगे वो एक बार ही अपनी असल हालत में नज़र आएगा, इसका मतलब उसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। अब देखें थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन 2D एंड 3D शेप्स एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच वन। 2D और 3D शेप में फ़र्क बताएं और उनकी एग्जांपल भी बताएं। अब देखें 2 डायमेंशनल फिगर्स या 2D फिगर्स, इनको फिगर्स को शेप्स भी कहते हैं। द फिगर्स दैट हैव लेंथ एंड ब्रेड्थ विड्थ हाइट, यानी उनकी लेंथ होगी एक और, या उस लेंथ के अलावा ब्रेड्थ होगी या विड्थ होगी या हाइट होगी, आर कॉल्ड 2D फिगर्स, उनको 2D फिगर्स कहें। 2 तरह की लंबाइयाँ होंगी, अगर लेंथ होगी, बाकी या तो ब्रेड्थ होगी या विड्थ होगी या हाइट होगी। 2D फिगर्स कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, 2D फिगर्स को हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। स्क्वायर है, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, लेकिन ये बराबर होती हैं दोनों, इसलिए हम इसे कह देते हैं दोनों लंबाई। रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, 2 लंबाइयाँ हो गई। और ट्रायंगल है, ये इसकी है लेंथ ऑफ बेस और ये इसकी हाइट है। ऐसे अगर एक लाइन लगा दें, इसमें भी 2 लंबाइयाँ आ गई, यानी सब में 2-2 लंबाइयाँ होती हैं। ये 2D फिगर्स हैं। आप देख लें 3D डायमेंशनल फिगर या 3D फिगर्स या शेप्स, फिगर्स को शेप्स फिगर। द फिगर्स दैट हैव लेंथ ब्रेड्थ और विड्थ एंड थिकनेस डेप्थ और हाइट, ऐसी फिगर्स जिनकी लेंथ होती है, लेंथ के अलावा या एक और लंबाई होगी, उसे ब्रेड्थ भी कहते हैं, विड्थ भी। देख लें ये एक 3D फिगर है, ये इसकी लेंथ है, ये लेंथ हो गई, लेंथ के अलावा दूसरी लंबाई ब्रेड्थ या विड्थ, ये देख लें ये इसकी ब्रेड्थ है, इसको हम ब्रेड्थ भी कहेंगे विड्थ भी कहेंगे, चौड़ाई है, यानी इसकी चौड़ाई है, लंबाई है, चौड़ाई। अब तीसरी क्या है, थिकनेस डेप्थ या हाइट, ये ऐसे पड़ी हुई है, ये ऊंचाई भी से कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं, इसको मोटाई भी कह सकते हैं इसकी, और थिकनेस का मतलब मोटाई, और ऊंचाई हाइट, और डेप्थ ऊपर से नीचे की तरफ जाए से गहराई भी कह सकते हैं। रहेंगी तो 3 ही लंबाइयाँ ना। तो ये 3D फिगर है। ये क्या है, एक क्यूबॉइड है, और ये क्या है, एक क्यूब है। इसकी सारी साइड्स पे स्क्वायर्स हैं और इसकी सारी साइड्स पे रेक्टेंगल है। एक रेक्टेंगल ये है, एक ये है, ये है, ये है, ये है, सारे रेक्टेंगल हैं। इसकी हर साइड पे स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, हर साइड पे एक। इसमें 6 स्क्वायर्स हैं, इसमें 6 रेक्टेंगल्स हैं। तो जैसे आप देखें ये 2 डायमेंशन की एग्जांपल स्क्वायर होगी, रेक्टेंगल होगी, ट्रायंगल, और 3D की क्या होगी, क्यूबॉइड, क्यूब। इसके अलावा सिलेंडर भी आपने पढ़ा है, कोन भी पढ़ी है, स्फीयर भी पढ़ा है, हेमीस्फीयर भी पढ़ा है, सारे ही ये 3D की एग्जांपल्स हैं। अब देखें 4 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इधर भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इधर भी हमने x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करते हैं। अब क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, ये देखें यहाँ पे आपको एंगल्स दिए गए हैं। 2x + 1 एंगल है एक, ये 111 एंगल है ये वाला। बस आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखें हम एक एंगल A यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखें इस लाइन के ऊपर A जहाँ पे मौजूद है, नीचे वाली लाइन पे यहाँ पे 111 एंगल मौजूद है।
तो इसका मतलब ये दोनों एंगल कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज़ इक्वल टू 111 डिग्री। तो रीज़न क्या लिखेंगे हम, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। corresponding angles are equal। अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद देखें, ये एक लाइन है, इसका ये दरमियान ये भी एक एंगल है और ये भी एंगल है। ये दोनों एंगल कैसे एंगल हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं दोनों ही। तो देखें ये वाला एंगल 2x + 1 और a दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स को जब जमा करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल आते हैं, इनमें सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2x + 1 और मेजरमेंट ऑफ एंगल a को हम जमा कर देते हैं, तो ये इक्वल आएंगे 180 डिग्री के। तो रीज़न क्या लिखेंगे कि एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, अब देख लें ये लाइन है, इस पे ये दोनों एडजेसेंट एंगल मौजूद हैं। अब देखें मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 111 डिग्री है। इस मेजरमेंट एंगल ए की जगह 111 डिग्री हम लिख देंगे, 111 डिग्री। ये जो छोटा सा दायरा ऊपर लगा होता है इसे डिग्री पढ़ते हैं। प्लस 2x + 1 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम 2x को इधर ही रहने देते हैं, 180 डिग्री को भी इधर रहने देते हैं। ये देखें 111 उधर चला जाएगा, -111 हो जाएगा, और ये 1 भी उधर चला जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको भी डिग्री लिख देते हैं। अब 180 में से 111 माइनस करें और फिर 1 को भी माइनस करें, देखें क्या आता है। अब देखें 180 में से मैंने 111 माइनस किया, 10 में से एक बाकी 9 और यहाँ 7 है, 7 है 6, 69 1। अब से फिर ये 1 एक और माइनस हमने करना है, 68 आ गया। 2x इज़ इक्वल टू 68 डिग्री। x उधर ही रहेगा, 2 को उधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 68 डिग्री ओवर 2 आ जाएगा। x इज़ इक्वल 68 को 2 पे डिवाइड कर, 2 3 = 6, 2 4 = 8। x इज़ इक्वल टू 34 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया और x ही हमने मालूम करना था। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे हम। ये देखें, ये ऐसे एंगल होता है L, इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। जो सीधी लाइन होती है उसका होता है 180 डिग्री। अगर पूरा सर्कल हो आपके पास तो उसका एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री। तो आपने याद रखना, सर्कल पूरे का एंगल 360 डिग्री होता है। तो इधर हम यूज़ करेंगे। अब देखें, हम एक लाइन लगा लेते हैं, इसको हम इधर से एक लाइन लगा लेते हैं अपने पास, ये हमने लगा ली। अब देखें आप, ये जो है एंगल, इसको A कह देते हैं, और इसको देखें, इस एंगल को हम इतने को कहते हैं B। यहाँ पे हमने एक लाइन ये ड्रॉ कर लिया खुद से, और ये इतना एंगल A है, इतना एंगल, यानी इस लाइन से ये इतना A है और इस लाइन से जो यार B है। अब आप देखें, ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, इसकी साइड पे एरोस भी लगा देते हैं। ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं।
तो ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ए और 54 इक्वल होंगे। हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 54। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 54 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 54 है। अगर दूर लिखा हुआ वैल्यू दूर भी लिख सकते हैं, पास भी आपकी मर्जी। तो भी इसकी रीज़न क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। आपको 9.2 से पहले मैंने अच्छी तरह समझाया था ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं। इंटीरियर ऑल्टरनेट भी बताए थे और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट भी। अब उसके बाद ये एंगल बी है, ये देखिए एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। इस लाइन इस तरफ बी है, इस तरफ 59 है। बी और 59 भी इक्वल है। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 59 डिग्री। इसकी भी वही रीज़न होगी, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, कि दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब देखें, ये जो पूरा एक सर्कल बन रहा है, इतना हिस्सा तो एंगल एक्स है, फिर इसका इतना हिस्सा क्या है, ए एंगल है, इतना हिस्सा बी है, यानी ये पूरा एक दायरा है ऐसे। इसके 3 हिस्से हैं। अब देखें, एक तो ये ब्लू हिस्सा है, ये वाला ये ब्लू हिस्सा है, और ये इतना रेड हिस्सा है। ये हो गया, रेड वाला बी हो गया, और वो जो मार्कर वाला है, ब्लू मार्कर वाला, बाकी हिस्सा ये सारा। ये एक्स है। अब पूरे दायरे का क्या एंगल होगा, पूरे सर्कल का? पूरे सर्कल का तो 360 होता है। पूरे सर्कल का में एक्स होगा, ये प्लस ए प्लस बी। हम क्या करेंगे, एक्स प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्यों 360 डिग्री है? एंगल ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री, ये लिखेंगे। अब एक्स ऐसे ही लिख लेंगे, और एंगल ए किसके इक्वल है, 54 डिग्री के, वो लिख लेंगे। और बी किसके इक्वल है, 59 डिग्री के, वो लिख लेंगे। आगे ये 360 ऐसे उतार लेंगे, ये लाइन हम उतार रहे हैं 360 डिग्री। अब एक्स है, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 113 हमारे पास डिग्री आ जाती है। एक्स इधर ही रहेगा, इक्वालिटी इधर, 360 डिग्री भी उधर ही रहेगा। 113 इधर प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, माइनस 113। 360 में से 113 को जब हम माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 247 डिग्री। तो एक्स हमारा क्या आ जाएगा, 247 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। अब 4 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, रिव्यू एक्सरसाइज 9 का। अब देखें 5th क्वेश्चन, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग शेप्स को कंप्लीट कर। इसकी मिरर लाइन ये है, इसके इस तरफ ऐसी शेप बनेगी। ये मिरर लाइन है, इसके इस तरफ बनेगी। ये मिरर लाइन है, इसके ऊपर इधर बनेगी। ये भी मिरर लाइन है, इसके ऊपर ऐसी शेप बनेगी। ये मिरर लाइन है, इसके इधर बनेगी। ये मिरर लाइन है, इसके ऊपर बनेगी। अब आपने खाने वगैरह गिन के बिल्कुल एग्जैक्ट शेप दूसरी साइड पर बनानी है, ऐसी जैसे कि मिरर में आप उसे देख रहे हों। अब देखें, मैंने शेप सारी ड्रॉ की हैं, और इनके अंदर कलर भी पेंसिल कलर की ऐसे थोड़ा शाइनिंग सी नज़र आ रही है। आपको ऊपर पेज उठा के दिखा देते हैं, ये देख लें, और ये वाला भी देख लें।
ये देख रही है ऐसे, और ये बाकी भी ये देख रहे हैं आप, तो आपको समझ आ गई होगी। अब हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 9 कंप्लीट हो गई है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.